हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स सिटी से। सिटी ने जो इंडियन इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं वो अब रेज़ कर दिए हैं, जो रेटिंग्स हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर उन्होंने ये रेटिंग्स रिवाइज़ की हैं और आगे क्या क्या चेंजेस किए हैं प्रोजेक्शंस में। सबसे पहले फ्रेंड्स न्यूज़ को कवर करेंगे, जैसे कि सिटी ने रेज़ कर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 27 के ग्रोथ के टारगेट्स। जो फोरकास्ट उन्होंने रखा है वो रखा है 6.9% के साथ। और वन एंड ओनली रीज़न फ्रेंड्स जो उन्होंने बताया कि लोअर ऑयल प्राइसेस। जैसे कि आपको पता ही है कि वॉर के फ्रंट पर जब क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हुआ था तो बढ़ते प्राइसेस की वजह से जो रेटिंग्स हैं वो डाउनग्रेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पर। इसी के बेसिस पर जो सारे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं उन्होंने रिवाइज़ करने शुरू कर दिए थे अपने प्रोजेक्शंस। तो ऐसे सिटी ने भी किया था, लेकिन अब जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। इसी के बेसिस पर अब उन्होंने जो टारगेट्स हैं, फोरकास्ट हैं, वो रिवाइज़ कर दिए और उसको 6.9% तक कर दिया। अब देखने वाली बात है कि ये फोरकास्ट जो उन्होंने किया है वो पहले फ्रेंड्स 6.6% था, ठीक है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने से उन्होंने जो प्रोजेक्शंस जो डाउनग्रेड किया था इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ फोरकास्ट वो 6.6% तक कर दिया था, क्योंकि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा था। तो अब उन्होंने, जैसे कि वॉर अब ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही हैं सिचुएशंस, गल्फ़ क्राइसिस कम हो रहे हैं, तो 6.9% तक उन्होंने रेज़ कर दिए हैं टारगेट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो डेटा है, वो जो सरप्लस है वो भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, $45 बिलियन तक कर दिया इन फाइनेंशियल ईयर 27। और आप मतलब सरप्राइज्ड हो जाओगे ये देखकर कि जो पहले उन्होंने प्रोजेक्शंस डाउनग्रेड किया था वो $5 बिलियन तक कर दिया था, क्योंकि उनको ये था कि जो इम्पोर्ट बिल है इंडियन इकोनॉमी का ऑयल को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा एकदम से शार्प इंक्रीज़ आया था क्रूड ऑयल में। तो उन्होंने ये प्रोजेक्शन दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सरप्लस है $5 बिलियन तक रह जाएगा, लेकिन अब उन्होंने रिवाइज़ कर दिया कि $45 बिलियन तक का बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका भी जो प्रोजेक्शन है वो चेंज किया है। वो किया है उन्होंने 0.9% ऑफ GDP, जो कि पहले था 2% प्रीवियसली, क्योंकि जो नेगेटिविटी, जो पैनिक जो क्रिएट हुआ था और इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो एक आप बोल सकते हो नेगेटिव अप्रोच बिल्ड हुई थी, तो उसको लेकर भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी इंक्रीज़ होने लगा था, 2% तक किया था, लेकिन अब उन्होंने जो प्रोजेक्शन है 0.9% कर दिया ऑफ GDP। उन्होंने इन्फ्लेशन के भी टारगेट्स फ्रेंड्स रिवाइज़ कर दिए हैं 4.7%, जैसे कि जो पहले था 4.9%। तो आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्शंस हैं धीरे धीरे अब अपवर्ड साइड की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब वो ये भी बोल रहे हैं कि जो RBI है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट कट इस बार तो नहीं किया, लेकिन रेट को स्टेबल रखा है और आने वाले टाइम में भी ये रेट्स जो हैं वो स्टेबल ही रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्रूड ऑयल की वजह से जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक प्रोबेबिलिटी थी कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक हो सकता है, अब वो कह रहे हैं कि ये शायद से नहीं होगा, RBI रेट्स को होल्ड करके ही रखेंगे। तो ये भी एक प्रोजेक्शन उन्होंने बताई है। तो इस सारी जो चीज़ों से फ्रेंड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, एक लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है फ्रेंड्स कि जब भी कोई नेगेटिव अप्रोच बनती है या कोई आप बोल सकते हो कि एक पैनिक क्रिएट होता है, कोई भी, चाहे इंटरनल रीज़न हो, एक्सटर्नल रीज़न हो, जैसे कि अब ये रीज़न था वॉर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं वो रेटिंग्स को डाउनग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो एकदम से आप देखोगे कि शार्प डाउनग्रेड आता है। जैसे कि पहले जो सारे प्रोजेक्शंस थे वो ये थी कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ होगी वो 7% से ज़्यादा होगी, लेकिन वॉर के वजह से जो GDP प्रोजेक्शंस हैं वो कम करनी शुरू कर दी सारे ब्रोकरेज हाउसेज़ ने। तो इन्होंने भी कम कर दी थी 6.6% सिटी ने। लेकिन जब फ्रेंड्स जो सिचुएशन जब रिवर्स होती है, जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो प्रोजेक्शंस को रिवाइज़ किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन आप देखोगे जब इंक्रीज़ करते हैं ना प्रोजेक्शंस, वो धीरे धीरे होता है। जब रिड्यूस करते हैं तो एकदम से शार्प रिड्यूस किया जाता है, लेकिन जब चीज़ें ठीक होती हैं, धीरे धीरे चेंज होता है, तो जो रिवाइज़ होती हैं प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ वो धीरे धीरे होती हैं। जैसे जैसे सिचुएशन और ज़्यादा
क्रूड ऑयल के फ्रंट पर कूल ऑफ होगी तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में शायद से ये प्रोजेक्शंस और भी अपवर्ड साइड पर चली जाएं। तो ये सबसे पहली लर्निंग है फ्रेंड्स इस वीडियो में। अब व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आगे आने वाले टाइम में अब ये डिस्कस करना होगा कि और क्या सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स जो हम देखते हैं कि कभी भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म नहीं होती। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो अगर आप नंबर 1 शेयर भी ले लोगे ना मार्केट का, फिर भी आप यही बोलोगे कि प्रॉब्लम्स तो होंगी क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से कंपनीज इम्पैक्टेड रहती हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब कौन सा कंसर्निंग पॉइंट है इंडियन इकॉनमी के लिए आने वाले टाइम में। जैसे कि वॉर तो ठीक है, वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमें फोकस में रखने चाहिए फ्रेंड्स। वो है एल नीनो का इम्पैक्ट। बिलो नॉर्मल मानसून जो है ये एक्चुअली में बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बना हुआ है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक वो ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में जब अगर मानसून बिलो नॉर्मल हुआ, जैसे कि जो प्रोजेक्शंस वेदर को लेकर आ रही हैं, तो आने वाले टाइम में जो फूड का इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होगा वो एग्रीकल्चर आउटपुट पर इम्पैक्ट डालता है, तो उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो रूरल डिमांड पर इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट आता है, ऑटो सेक्टर, 2 व्हीलर सेगमेंट पर इम्पैक्ट आता है। तो ये एक ना आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूस इम्पैक्ट हर सेक्टर पर आता ही जाता है। जैसे कि हमने पहले भी न्यूज़ कवर की थी कि महाराष्ट्र में रेट कट का अनाउंसमेंट किया था, कंस्ट्रक्शन साइट्स को मतलब पानी की सप्लाई नहीं होगी, वाटर कट अनाउंस किया था। तो वाटर कट की अनाउंसमेंट की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो क्यूमुलेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है ना रेनफॉल का, ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्टेप्स लेती रहती है इसकी मतलब जो रेनफॉल को लेकर, जैसे कि वो सब्सिडीज़ अनाउंस कर देते हैं या एक्सपोर्ट्स को कम कर देते हैं, यहीं पर सप्लाई बनी रहे, यही डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जो एल नीनो का है जो इम्पैक्ट है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को भी फोकस में आने वाले टाइम में रखना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।